नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीबॉली एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई एक कोरियन साइंस फिक्शन हॉरर टेलीविजन वेब सीरीज को। इस सीरीज का नाम है पैरासाइट द ग्रे। अभी फिलहाल इस सीरीज का सीजन 1 ही रिलीज किया गया है। सीजन 1 के अंदर आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और आज हम एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड 1 की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक जगह को दिखाने से जहाँ पर कई सारे यंग एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान से कुछ बॉल जैसी चीजें नीचे गिरती हैं। ये चीजें उस जगह पर गिर जाती हैं जहाँ पर कई सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस चीज के अंदर से एक पैरासाइट जैसा क्रीचर बाहर निकलता है, जो कि वहाँ पर पार्टी कर रहे एक लड़के के कान में घुस जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में था। उस पैरासाइट के अंदर जाते ही वो लड़का अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, मानो कि वो जैसे एक ज़ॉम्बी बन गया हो। लेकिन यहाँ पर ये लड़का ज़ॉम्बी नहीं बना था, ये कुछ और ही चीज थी जिसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़के का सर एक ऑक्टोपस की तरह बीच में से ही खुल जाता है। उस लड़के के सर के अंदर से ऑक्टोपस के जैसे टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बुरी तरह से चीर फाड़ करके मार देता है। और यहाँ पर हम इतना तो समझ जाते हैं कि ये उस पैरासाइट की वजह से ही हो रहा था। और इसके अगली सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुइन होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुइन यहाँ पर एक सुपरमार्केट में कैशियर की जॉब करती है और सुइन जब अपने काम पर होती है तभी वहाँ पर सुइन की बहस एक सन की कस्टमर से हो जाती है। वो आदमी सुइन को यहाँ पर कई सारी गंदी गालियां देकर चला जाता है, लेकिन सुइन उस आदमी को कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो अपनी जॉब पर थी। इसके बाद जब रात को सुइन की शिफ्ट खत्म होती है तो अपनी स्कूटी से अपने घर पर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर वही आदमी सुइन का वेट कर रहा था, जो कि अपनी गाड़ी से सुइन का पीछा करने लगता है। वो आदमी सुइन को अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिसके बाद सुइन नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो आदमी सुइन को अपनी चाकू से कई बार स्टैब कर देता है, जिससे सुइन यहाँ पर मरने वाली होती है। सुइन यहाँ पर नीचे गिर जाती है और इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान से सुइन के पास वही बॉल जैसा चीज नीचे गिरती है। इससे पहले कि वो आदमी सुइन को जान से मार पाता, अचानक से कोई चीज उस आदमी को बुरी तरह से बीच में से ही चीर देती है। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव किम को, जो कि अपनी टीम के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डिटेक्टिव किम के ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि उन्होंने लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उस लड़की को एक आदमी ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो आदमी ही मारा गया। ये सुनकर यहाँ पर जो डिटेक्टिव किम होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव किम ने ऐसा केस पहली बार देखा है जिसके अंदर विक्टिम बच गई हो और किलर ही मारा गया हो। ऑफिसर्स यहाँ पर डिटेक्टिव किम को एक और बात बताते हैं, जिसे सुनकर डिटेक्टिव किम और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि लड़की के बयान के मुताबिक उस आदमी ने उस लड़की के ऊपर कई बार चाकू से हमला किया था, लेकिन उस लड़की के शरीर पर जो चाकू के निशान हैं वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। डिटेक्टिव किम अपने साथियों से उस लड़की का नाम पूछते हैं और सुइन का नाम सुनते डिटेक्टिव किम थोड़े यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव किम हॉस्पिटल के अंदर जाकर सुइन से मिलते हैं और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डिटेक्टिव किम यहाँ पर सुइन को बचपन से ही जानते थे और यहाँ पर हमें सुइन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुइन की मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और सुइन के डैड उसे फिजिकली बुरी तरह से टॉर्चर किया करते थे। और एक दिन सुइन ने अपने डैड से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को कॉल कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर जो डिटेक्टिव किम है उन्होंने सुइन के डैड को जेल के अंदर भेज दिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ पर जो डिटेक्टिव किम होते हैं वो सुइन से उस दिन के बारे में पूछते हैं जब उस आदमी ने सुइन के ऊपर हमला किया था। सुइन उन्हें यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उस आदमी ने उसका पीछा किया। इसके बाद उसने उस पर कई बार चाकू से हमला किया, मगर डिटेक्टिव किम सुइन से कहते हैं कि हॉस्पिटल में तुम्हारी रिपोर्ट हुई थी, जिससे हमें ये पता चला कि तुम्हारे शरीर पर जो चाकू के निशान हैं वो काफी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन सुइन का कहना ये था कि उसके शरीर पर चाकू के कोई भी निशान नहीं थे। सुइन उन्हें कहती है कि उसी आदमी ने मेरे ऊपर चाकू से कई बार हमला किया था और ये चीज हमने भी देखी थी। इसके बाद ये कहानी जाती है 1 महीने आगे, जहाँ पर हमें कैंगवू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक गैंग के लिए काम किया करता है। कैंगवू यहाँ पर एक दूसरे गैंग के लीडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और दूसरी गैंग के लोग यहाँ पर कैंगवू को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंगवू यहाँ पर एक पीसीओ के पास आता है, जहाँ से वो अपने पार्टनर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका पार्टनर उसे बताता है कि दूसरे गैंग वाले लोग हमारे पीछे पड़े हैं और खास करके कैंगवू के। उसका पार्टनर कैंगवू से कहता है कि कैंगवू को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छिप जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो कैंगवू होता है वो छिपने के लिए अपनी बहनों के घर पर आ जाता है। कैंगवू की बड़ी बहन का नाम होता है युंग ही, लेकिन कैंगवू यहाँ पर देखता है कि उसके घर पर उनकी छोटी बहन नहीं थी जिसका नाम था जिन ही। साथ ही कैंगवू यहाँ पर नोटिस करता है कि युंग ही थोड़ा यहाँ पर अलग ही बिहेव कर रही थी, मानो जैसे कि वो उसे नहीं जानती। कैंगवू यहाँ पर युंग ही यानी कि अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि हमारी छोटी बहन कहाँ पर है, जिस पर यहाँ पर जो युंग ही होती है वो पहले तो उसे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसके फोर्स करने पर उसे कहती है कि जिन ही कहीं पर चली गई है। कैंगवू को ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि
कि यहाँ पर जो उसकी छोटी बहन जिन ही है वो उन्हें बिना बताए कहीं पर जा भी सकती है। और कैंगवू जब घर में थोड़ा आसपास देखता है तो उसे घर के ड्रॉर के अंदर यहाँ पर जिन ही का फोन नजर आता है, जो कि शायद वो छोड़कर चली गई होगी। और यहाँ पर जो कैंगवू होता है वो उस फोन को अपने पास रख लेता है। साथ ही कैंगवू यहाँ पर ये तय करता है कि वो अपनी बड़ी बहन युंग ही पर नजर रखेगा। इसके बाद हम सुइन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। सुइन इस समय बस के अंदर होती है, लेकिन तभी अचानक से इसी बीच अचानक से सुइन के कानों में अजीब सी आवाज रिंग करने लगती है। और तभी अचानक से सुइन के सामने एक आदमी आता है जो कि उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है। सुइन यहाँ पर पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसीलिए वो बस से बाहर निकलकर पैदल ही जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी सुइन के पीछे आ रहा था। और इसी बीच वहाँ पर युंग ही आ जाती है जो कि उस आदमी के साथ मिलकर सुइन को घेर लेती है। और अब यहाँ पर रिवील होता है कि युंग ही और वो आदमी ये दोनों के दोनों पैरासाइट हैं। अचानक से ये दोनों अपने पैरासाइट वाले रूप में आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। और यहाँ पर हम कैंगवू को भी देखते हैं जो कि छिपकर ये सब देख रहा था, जो कि युंग ही का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर चुका था। और अब यहाँ पर वो दोनों सुइन को अपने ग्रुप में ऐड होने को बोलते हैं। वो दोनों के दोनों सुइन को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देख पाते हैं कि उस इनविटेशन कार्ड के ऊपर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ होता है। और ठीक इसी तरह का इनविटेशन कार्ड कैंगवू को भी मिला था जब वो अपनी बहन के घर पर गया था। हम देखते हैं कि कैंगवू जो कि ये सब छिपा हुआ देख रहा था, अचानक से उससे यहाँ पर कुछ आवाज हो जाती है, जिससे यहाँ पर जो सुइन होती है वो उसे देख लेती है। और अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सुइन भी एक पैरासाइट है जो कि अपने पैरासाइट वाले रूप में आकर कैंगवू पर हमला कर देती है। दरअसल उस दिन वो पैरासाइट सुइन के अंदर चला गया था और उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि सुइन ने ही मारा था। और अब यहाँ पर सुइन कैंगवू को भी मारने वाली होती है, लेकिन कैंगवू उससे अपनी जान की भीख मांगता है। कैंगवू उससे कहता है कि मैं तो अपनी बहन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था क्योंकि मेरी बहन युंग ही भी एक मॉन्स्टर है। और ये सुनकर सुइन उसे नहीं मारती बल्कि उसे छोड़ देती है। और अब यहाँ पर जो सुइन के अंदर जो पैरासाइट है वो कैंगवू को कुछ बातें बताता है, जिसके बाद यहाँ पर जो सुइन होती है वो बेहोश हो जाती है। और जब सुइन को होश आता है तो कैंगवू उसे वही बातें बताता है जो बातें उसे पैरासाइट ने बताई थी। कैंगवू सुइन को बताता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक पैरासाइट है जो कि उस रात तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया था। और पैरासाइट जो कि इंसानों के दिमाग को खाकर उनकी बॉडी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उस रात सुइन बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। पैरासाइट ने सबसे पहले सुइन की बॉडी को पूरी तरह से हील किया, इसीलिए पैरासाइट सुइन को पूरी तरह से पोजेस्ट नहीं कर पाया, या फिर यूं कहीं कि पैरासाइट सुइन के दिमाग को पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर पाया। साथ ही यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि सुइन बाकी पैरासाइट से थोड़ी अलग है, क्योंकि सुइन इंसानों की तरह चल सकती रह सकती है, क्योंकि सुइन के कंट्रोल में उसका दिमाग अभी भी है। और सुइन यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक पैरासाइट बन सकती है, यानी कि सुइन यहाँ पर कुछ लिमिटेड समय के लिए पैरासाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और सुइन के अंदर जो पैरासाइट है उसका नाम है हाइडी। इसके अगली सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ कहीं पर जा रहा होता है। वो लड़की उस आदमी को एक सुनसान बिल्डिंग में लेकर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही कई सारे लोग होते हैं। और अब वो लड़की और बाकी सारे लोग मिलकर उस आदमी को घेर लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब के सब पैरासाइट्स मॉन्स्टर हैं। इससे पहले कि ये सभी पैरासाइट मॉन्स्टर उस आदमी को जान से मारते, अचानक से वहाँ पर एक फोर्स टीम आकर उन सभी पैरासाइट को बुरी तरह से गोलियों से भूनना शुरू कर देती है। इस फोर्स टीम की लीडर का नाम होता है चोई, जिसने यहाँ पर एक वैन के अंदर एक पैरासाइट को पहले से ही पकड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि उस पैरासाइट के सर को एक हेलमेट से कवर किया गया होता है। दरअसल इस पैरासाइट का यूज करके चोई और फोर्स टीम बाकी पैरासाइट को पकड़ते हैं, लेकिन कैसे ये हमें आगे पता लगेगा। दूसरी तरफ हम सुइन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है। उसे यहाँ पर डाउट होने लगता है कि उसके अंदर कोई पैरासाइट है। सुइन यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर के ऊपर पैरासाइट के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखती है जो पैरासाइट उसके अंदर है, जिसका नाम हाइडी है। और इसके अगले ही पल हाइडी यहाँ पर सुइन को पोजेस्ट करके उसके क्वेश्चंस के सारे आंसर पेपर के ऊपर लिख देती है। और ये देखकर सुइन यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जिससे सुइन यहाँ पर समझ जाती है कि उसके अंदर एक पैरासाइट है। वहीं इधर हम देखते हैं कि फोर्स टीम की लीडर जिसका नाम चोई है, चोई यहाँ पर शहर के सभी पुलिस वालों और डिटेक्टिव को एक जरूरी मीटिंग में इन्वाइट करती है। लेकिन मीटिंग के अंदर जाने से पहले सभी का पूरा बॉडी एक्सरे किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उनके अंदर कोई पैरासाइट तो नहीं। इस मीटिंग के अंदर हम डिटेक्टिव किम को देखते हैं जो कि अपने बॉस कैंग के साथ आए होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो चोई होती है वो सभी को बताती है कि हमारे बीच में कई सारे पैरासाइट्स घूम रहे हैं। वो बताती है कि सबसे पहले वो पैरासाइट वाले क्रिएचर एक पार्टी में गिरे थे और इसके बाद जो हुआ वो तो हम एपिसोड की शुरुआत में देख ही चुके हैं। चोई यहाँ पर सभी को बताती है कि वो पैरासाइट्स कहाँ से आई किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो पैरासाइट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसीलिए हमने एक टीम बनाई है जिसका नाम है द ग्रे। इस टीम का एक ही मकसद है और वो है पैरासाइट को ढूंढ कर उन्हें खत्म करना। साथ ही हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि इस ग्रे टीम को पैरासाइट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, जैसे कि वो पैरासाइट्स यहाँ पर इंसानों के ब्रेन को ईट करते
जाते हैं। इसके बाद वो उनकी बॉडी को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं और वो सभी पैरासाइट क्रिएचर पूरी तरह से इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। और इतना बोलकर यहाँ पर जो चोई होती है वो सभी को एक पैरासाइट की डेड बॉडी दिखाती है जिसका सर एक मॉन्स्टर की तरह खुला हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। और यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि जिस पैरासाइट को चोई ने पकड़ा हुआ है, जिसके सर पर एक हेलमेट है, वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि कभी चोई का हस्बैंड हुआ करता था। लेकिन एक दिन वो पैरासाइट बन गया और उसने चोई के ऊपर हमला किया। लेकिन चोई ने उसे मारा नहीं बल्कि चोई ने उसे कैद कर लिया। उसे पकड़ लिया इसलिए ताकि वो बाकी पैरासाइट को पकड़वाने में इनकी मदद कर सके। दरअसल जब किसी पैरासाइट के नजदीक कोई दूसरा पैरासाइट होता है तो उसके सर में बहुत तेज आवाज रिंग होती है और कुछ इस तरह से चोई और बाकी की फोर्स टीम इस पैरासाइट की हेल्प से बाकी पैरासाइट को पकड़ते हैं। और अगर चोई का पति उनकी इस काम में मदद नहीं करता तो चोई यहाँ पर उस हेलमेट के जरिए उसके सर के अंदर एक खतरनाक गैस को रिलीज करती है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो उनकी मदद करता है। इसी बीच यहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं जो कि चोई से पूछते हैं कि आखिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे बीच में कोई पैरासाइट घूम रहा है। और चोई उन्हें बताती है कि हर वक्त हम एक्सरे मशीन को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, इसीलिए पैरासाइट को पहचानने का एक दूसरा तरीका है जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। और चोई यहाँ पर बताती है कि अगर आपको डाउट है कि आपके सामने वाला व्यक्ति पैरासाइट है तो आप किसी तरह उस इंसान का एक सर का बाल तोड़ लें। अगर बाल मुरझा गया तो समझ लेना कि वो व्यक्ति यानी कि वो इंसान कोई पैरासाइट होगा। और अगर आपको किसी पैरासाइट को खत्म करना है तो आपको उसकी बॉडी पर जोरदार हमला करना होगा और इस चीज में एक शॉर्ट गन काफी अच्छा काम करेगी। इसके बाद चोई सभी से कहती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए हमें आज से ही पैरासाइट को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो पैरासाइट पूरी अर्थ से ह्यूमैनिटी को खत्म कर दें। दूसरी तरफ हम सुइन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। सुइन को यहाँ पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि उसके अंदर एक पैरासाइट है। हाइडी ने यहाँ पर सुइन को पोजेस्ट करके उसके फोन में उसी की वीडियो बना दी थी, जिसे देखकर सुइन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप एपिसोड 2 को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।